हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम हमारा चैप्टर नंबर 3 का लॉ ऑफ डिमांड कंटिन्यू करेंगे। सो व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड को फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी कहा गया है। किस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है? लॉ ऑफ डिमांड होता है एक रिलेशनशिप आपकी कमोडिटी की प्राइस की और उसकी क्वांटिटी डिमांड की गई हुई मार्केट में। ठीक है, जिस तरीके से आपकी क्वांटिटी की डिमांड बढ़ती है उसी तरीके से जिस तरीके से आपकी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है उसी तरीके से आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। तभी जब उसी कमोडिटी की प्राइस अगर घट जाए तो वहाँ पर क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ये नॉर्मल एक लॉ है। ठीक है, प्रोफेसर मार्शल क्या कहते हैं इसके बारे में? द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीज विद अ फॉल ऑफ प्राइस एंड डिमिनिश विद द राइज इन प्राइस। द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीज विथ फॉल ऑफ प्राइस, मतलब किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो कब इंक्रीज हो जाएगी? जब उसका प्राइस फॉल हो जाएगा। और वो कब गिर जाएगी? जब उसका प्राइस जब आपकी डिमांड कम हो जाएगी, जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा। ओके, ये एक नॉर्मल लॉ है। It should, however, be remembered that the law of demand indicate only the direction in which the demand will change. Whether it will change upward or downward, it says nothing about the magnitude of upward and downward change. यहाँ आप उसका एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि किस तरीके से वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। ओके, कि जैसे ही आपकी जो कोई भी, यहाँ पर आप प्राइस देख लीजिए, यहाँ पर आप कमोडिटी देख लीजिए। जिस तरीके से प्राइस बढ़ेगी आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और जिस तरीके से जब प्राइस घटेगी तो आपकी कमोडिटी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। पर जब हम इस लॉ को लेकर चलेंगे तो हम कुछ अपने अंदर एक अजम्पशंस भी रखेंगे कि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम, द इनकम ऑफ कंज्यूमर शुड बी रिमेन अनचेंज। उसकी जो इनकम है वो बदलेगी नहीं। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज नहीं होंगे। अदर कमोडिटी, जो रिलेटेड कमोडिटीज़ हैं, द प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड कमोडिटीज शुड बी रिमेन अनचेंज। मतलब कि जो अदर जैसे कार है तो अगर पेट्रोलियम के प्राइस नहीं चेंज होंगे उसी तरीके से कार के प्राइस भी चेंज नहीं होंगे। सब्स्टिट्यूट अफेक्ट नहीं पड़ेगा उसमें। प्रेस्टिजियस वैल्यू का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। ठीक है, the people do not have expectation of further change in the price of commodity। आगे किसी भी कमोडिटी की प्राइस की वैल्यू या उसकी कीमत बढ़ने की कोई भी आशंका नहीं होनी चाहिए। एंड सेवन्थ इज द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन शुड रिमेन अनचेंज। और कोई पॉपुलेशन उस पर इफेक्ट नहीं करेगी। ये अजम्पशंस हैं लॉ ऑफ डिमांड के। ठीक है, why does law of demand operate, और why demand curve slope downward to the right? ठीक है, जिस तरीके से आपका ये राइट में क्यों डाउनवर्ड स्लोप करता है? क्योंकि फर्स्ट रीजन इज दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। व्हेन अ कंज्यूमर बाय एडिशनल क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, द एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑन इट ब्रिंग हिम लेस सेटिस्फैक्शन। तो इस तरीके से वो डाउनवर्ड स्लोप करने लगता है। एंड सेकेंड इज सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट का मतलब यहाँ पर है कि किसी भी चीज़ का एक जो अदर कॉम्पिटिटिव चीज़ है उसकी, जैसे कि हम एक एग्जांपल से लेकर चलेंगे कि चाय और कॉफ़ी, जब चाय की कीमत गिर जाएगी और कॉफ़ी की कीमत में कोई चेंज नहीं आएगा तो व्यक्ति ज़्यादातर क्या यूज़ करने लगेंगे? टी को ज़्यादा प्रेफरेबल देंगे। ओके, उसी तरीके से अगर टी की वैल्यू घट गई है और कॉफ़ी की वैल्यू बढ़ गई है तो इस समय भी टी को ही प्रेफर करेंगे ज़्यादा लोग। इनकम इफेक्ट होता है। इनकम इफेक्ट को हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि आप चाय लेते हैं 1 किलोग्राम 100 रुपये की, अब वो घटकर 60 हो गई है। तो अब आप क्या करेंगे? 60 रुपये की 1 किलोग्राम चाय लेंगे, टी लेंगे, और
आपके पास बचते कितने हैं, 40 रुपये एक्स्ट्रा बच रहे हैं जो कि आप अदर जगह भी स्पेंड कर सकते हैं। तो ये एक आपकी एडिशनल क्वांटिटी है, ठीक है, ये आपकी एक एडिशनल सेटिस्फेक्शन को बढ़ा देगा, इसलिए वो डाउनवर्ड स्लोप होगा यहाँ पर। एंड फोर्थ इज इफेक्ट ऑफ एंट्री ऑफ सम न्यू बायर और एग्जिट ऑफ सम एग्जिस्टिंग बायर फ्रॉम मार्केट। मतलब मार्केट में न्यू पॉपुलेशन आ जाना और जो पहले से ही थी उन वो पॉपुलेशन को चले जाना। ओके, नेक्स्ट एक्सेप्शंस। अब लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सेप्शंस हैं हमारे कि necessities of life. Necessities of life means certain commodities represent necessities of life, and so the consumer is forced to buy them even at higher price. As such, the demand curve may go upward or the लॉ ऑफ डिमांड में नॉट ऑपरेट। कई बार सोसाइटी हमें कुछ ऐसी चीज़ें लेने के लिए फोर्स करती है जो कि नेसेसरीज रहती है हमारी लाइफ की, तो हम अगर उस चीज़ का प्राइस बढ़ भी जाए तो हमें उसे खरीदना पड़ता है। अगर हम मान लें कि वीट है, वीट का प्राइस अगर बढ़ भी जाए तो ऑब्वियसली हमें वो लेना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे उसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए। एंड सोशल स्टेटस सिंबल। सोशल स्टेटस सिंबल जो रिप्रेजेंट करता है प्रेस्टीज को। अब वो जब हम हमारी प्रेस्टीज की बात आती है तो वो कितने से कितनी महंगी चीज़ों सोसाइटी में व्यक्ति वो लेना चाहेगा। प्रीशियस स्टोर डायमंड्स लाइक डायमंड, गोल्ड, एनीथिंग एल्स। जब हम वहाँ सोच कर नहीं जाएंगे कि हमें कितनी क्वांटिटी लेनी है, वो जितने का आएगा हमें उतना लेना पड़ेगा, इफ़ वो कितना भी ज़्यादा प्राइस का क्यों ना हो। फोर्थ इज एक्सेप्टेड चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। अब आपको पता है कि फ्यूचर में शुगर का प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप चाहोगे कि अभी हम उसका स्टॉक बनाकर रख लें, ठीक है, ये एक्सेप्शंस हैं। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, चाहे इस चीज़ की वैल्यू प्राइस कितनी भी हो आप उसको खरीद लेंगे। यहाँ पर आप ये नहीं सोचेंगे कि प्राइस किसी भी चीज़ की प्राइस घटे तभी हम उसको लें। ओके, ignorance and psychological of consumer change in fashion habit, interest and preference, extraordinary situations। इन situations में आप चीज़ें लेना प्रेफर करेंगे ज़्यादा। एंड गिफन पैराडॉक्स। गिफन पैराडॉक्स में ये होता है कि आपका जो इन्फीरियर प्रोडक्ट है, इन्फीरियर प्रोडक्ट मीन जो आपकी ज़रूरत का सामान है, इन्फीरियर कमोडिटी है जिसके बिना आपका काम ही नहीं चलेगा, वो चीज़ें आप उस समय उसकी कितनी भी वैल्यू हो, कितनी भी प्राइस इंक्रीज क्यों ना हो उसकी, आप ज़रूर लेंगे। ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्यों इम्पॉर्टेंट है? सो फर्स्ट इज़ हेल्पफुल इन डिटरमाइन द प्राइस। ये हमें प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्पफुल होती है किसी भी चीज़ की। ओके, हेल्प इन टैक्सेशन पॉलिसी में हेल्पफुल है। हाउ? द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज़ ऑल्सो यूजफुल इन फाइनेंस minister in finalizing the taxation policy. The law suggests that if as a result of increase in tax on a commodity, the demand for it may fall down to a considerable extent. And third is important for farmers. Important for farmers means good crop and bad crop affect the economic condition of cultivator. If the crop are good but the demand does not increase, the price of crop will fall down to great extent. तो ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट फॉर फार्मर्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं हम 3.6 मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड मीन्स व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंज ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस keeping other factor unchanged, it is called change in quantity demanded. क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है कि आपके जो अदर फैक्टर्स हैं, मतलब टेस्ट, प्रेफरेंसेस, हैबिट्स आपकी बिल्कुल सेम है, आपके जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं वो बिल्कुल कोई उनमें चेंज नहीं आया, लेकिन प्राइस में चेंज आ गया है, तो उसे आप चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहेंगे। ठीक है, उसे हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहेंगे। अब ये दो तरीके से, मतलब दो डिमांड कर्व से आप जान सकते हैं कैसे, डाउनवर्ड मूवमेंट और अपवर्ड मूवमेंट। ओके, सो व्हाट इज डाउनवर्ड मूवमेंट? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मतलब है
इसका मतलब है कि द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज़ 20 एंड इट्स डिमांड 40 यूनिट्स। किसी भी कमोडिटी की प्राइस अगर 20 यूनिट है और उसकी डिमांड 40 यूनिट है, इफ़ द प्राइस कम डाउन, प्राइस अगर कम हो जाती है, 16 हो जाती है, तो आपकी डिमांड कितनी हो जाएगी उस समय? 50 हो जाएगी। तो इसको हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहेंगे। मतलब हमारी जो डिमांड है वो एक्सटेंड हो गई, हमारी डिमांड है वो बढ़ गई, तो जो कर्व का मूवमेंट क्या होगा, वो डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, जब भी हमारी डिमांड बढ़ेगी तो जिस तरीके से देखिए हमारी डिमांड, ये हमारी डिमांड है मान लीजिए, ठीक है, हमारी डिमांड इतनी है क्योंकि प्राइस हमारा इतना है, ठीक है, ज़्यादा है, तो हमारी डिमांड इतनी है। अब जैसे ही प्राइस घटता है तो हमारी डिमांड क्या हुआ, बढ़ गया। तो ये जो डाउनवर्ड स्लोप हो गया है। ओके, अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब डिमांड कम हो जाना। मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस 8 रुपीज़ है, तो आपका उस समय यूनिट, आपका डिमांड कितना है, 10 है। अब वो 20 हो जाती है तो आपका डिमांड कितना हो जाएगा, 4 डजन का हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आपका जो डिमांड है वो कम हो गया है, मतलब आपका जो डिमांड है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, कम हो गया है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर, जो कि हम यहाँ पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देख सकते हैं। ओके, राइट नाउ 3.9 शिफ्ट इन डिमांड कर्व। व्हाट इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व? चेंज इन डिमांड, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अदर फैक्टर्स हैं वो अनचेंज रहेंगे, ठीक है, उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। आपके टेस्ट वही है, आपकी आपका फैशन चॉइस वही है, आपका सब्स्टिट्यूट में कोई चेंज नहीं है, आपका इनकम में कोई चेंज नहीं है, बट प्राइस, यहाँ पर कमोडिटी की प्राइस में अगर चेंज आ गया तो यहाँ पर सारी चीज़ों में चेंज आ जाएगा, जो आपकी डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो इसे हम इस तरीके से जानिए। मीनिंग ऑफ इंक्रीज इन डिमांड और अपवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। When at the same price more quantity is demanded, or the quantity demanded of it remain the same as a result of rise in the price, is known as increase in demand. Okay, जब किसी चीज़ की प्राइस घट जाएगी और उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो वो इंक्रीज इन डिमांड के तरीके से जानी जाएगी। मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी देन before it demanded the same price, the same quantity of commodity is demanded the higher price than before। ये उसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। नाउ कॉजेज क्या हैं अपवर्ड शिफ्ट होने के? इन द केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, जब आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, द डिमांड कर्व शिफ्ट अपवर्ड, तो जो आपका डिमांड कर्व है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। इट मे हैपन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। इसके रीज़न क्या क्या है? इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम, आपकी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। राइज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट प्राइस बढ़ जाएगा। एनहेंसमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन कमोडिटी, आपका जो कमोडिटी में इंटरेस्ट है वो घट जाएगा। ओके, चेंज इन अदर फैक्टर, जो कि अदर फैक्टर्स में चेंज आ जाएंगे, मतलब आपकी जो टेस्ट, प्रेफरेंस, अदर चीज़ें जो भी हैं वो आपकी उसमें चेंज आ जाएंगे। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डिमांड, तो वो आपके चेंज इन डिमांड के रिस्पॉन्सिबल हैं। डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में और इंक्रीज इन डिमांड में क्या फ़र्क है? पहला है फैक्टर, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन प्राइस। जो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है वो आपका अदर फैक्टर कुछ भी है वो आपका अनचेंज रहेगा, सिर्फ यहाँ पर आपका प्राइस चेंज होगा। लेकिन इंक्रीज इन डिमांड में आपके सारे फैक्टर्स काम करेंगे। अगर आपकी इनकम भी काम करेगी, आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी काम करेंगे, सब कुछ। टेंडेंसी ऑफ डिमांड कर्व, द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। यहाँ पर क्या होगा, जो आपका इस तरीके से राइट डाउनवर्ड करेगा, बट यहाँ पर अपवर्ड करेगा। ओके, यहाँ पर क्या होगा, अपवर्ड होगा। द रीज़न ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इज डिक्रीज इन प्राइस। जब प्राइस डिक्रीज होगा तो आपका डिमांड एक्सटेंड होगी। अब यहाँ पर इंक्रीज इन डिमांड इज ड्यू टू नंबर ऑफ रीज़न। इंक्रीज इन कंज्यूम, वही आपके अदर फैक्टर्स जब चेंज होंगे,
आपकी इंक्रीज़ होंगे तब आपकी डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। डिसाइडिंग एलिमेंट है प्राइस, एक्सटेंशन में प्राइस है, और इंक्रीज़ में आपके अदर एलिमेंट जितने भी अदर फैक्टर्स वो हैं। राइट नाउ मीनिंग ऑफ डिक्रीज़ इन डिमांड, कि डिक्रीज़ इन डिमांड क्या है। तो जब आपके अदर फैक्टर्स में डिक्रीज़ आएगी, मतलब आपकी जब इनकम कम हो जाएगी, तभी आपका जो डिमांड है वो डिक्रीज़ होने लगेगी। ओके, कॉजेज़ क्या है इसके? कॉजेज़ है डिक्रीज़ इन इनकम, फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट का प्राइस घट जाएगा, फॉल इन कंज्यूमर इंटरेस्ट, कंज्यूमर का इंटरेस्ट घट जाएगा उस कमोडिटी में, और चेंज इन अदर फैक्टर्स, कोई भी अदर फैक्टर्स है लाइक टेस्ट है, प्रेफरेंस है, अदर कोई भी फैक्टर्स है वो चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी जो डिमांड, आपकी कमोडिटी की डिमांड है वो घट जाएगी। डिफरेंस देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और डिक्रीज़ इन डिमांड में क्या चेंज होता है। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड आपका प्राइस निर्धारित करता है, और डिक्रीजेस आपके जो अदर एलिमेंट्स हैं वो। टेंडेंसी क्या है इसमें? डाउनवर्ड स्लोप होगा, स्लोप आपका डाउनवर्ड ही होगा दिस, और यहाँ पर होगा आपका यहाँ पर लेफ्ट में होगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हुआ है, यहाँ पर ऐसा होगा। ओके, रीज़न क्या है? यहाँ पर रीज़न प्राइस है, और यहाँ पर जो अदर एलिमेंट्स हैं, इनकम, सब्स्टिट्यूट और आपकी इंटरेस्ट, अदर थिंग। एंड डिसाइडिंग एलिमेंट प्राइस है कॉन्ट्रैक्शन में, और डिक्रीज इन प्राइस में आपके अदर एलिमेंट जितने भी हैं वो हैं। ओके।